बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। बेटे, जैसा कि हम जानते हैं कि मौजूदा हालात में हम एक वबा का शिकार पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ख़ुसूसी दुआ है कि मालिक अपने ख़ास फज़ल व करम से हमें इस आज़माइश से, इस तकलीफ़ से, इस वबा से जो है वो निजात अता फ़रमाए। इन हालात में रहते हुए बेटे, अब ये हमारी ये हिकमत अमली होना कि ये इस बीमारी के, इस वबा के वजूद से इनकार कर देना, ये कोई अक्लमंदी, दानिशमंदी नहीं है। ये वबा मौजूद है और इसके असरात, इसके नुकसानात से अल्लाह ताला हम तमाम को महफूज फरमाए। और इसमें जो बेटे आपकी ज़िम्मेदारी है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इस वबा का ताल्लुक़, इसका इलाज नहीं है, इसका सिर्फ़ और सिर्फ इलाज यानी कि मेडिसन वगैरह नहीं है, सिर्फ़ इसका इलाज एहतियात है। और इसके लिए जो भी आपको हिदायत, जो भी आपको इक़दामात और मैय्यज़ अदारे की जानिब से, हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गवर्नमेंट की जानिब से आपको बताए जाते हैं, तो आपके ये फ़राइज़ में शामिल है कि आप उन पर दयानतदारी के साथ अमल पैरा हों, पाबंद रहें, ताकि आप भी महफूज रहें और दूसरे लोग भी महफूज रहें। तो बेटे, हम ऑनलाइन क्लासेस में इकनॉमिक्स पार्ट 2 सेकेंड ईयर, इसमें बेटे हम चैप्टर पढ़ रहे थे पाकिस्तान इकानमी, यानी पाकिस्तान की मईशत का तारुफ़, पाकिस्तान इकानमी। सिर्फ हम इसे पाकिस्तान इकानमी भी लिख सकते हैं। इससे हम इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान इकानमी भी लिख सकते हैं। और इस चैप्टर में बेटे जो हमारा रिसेंटली, जो कि हमारे लास्ट लेक्चर में भी था, ये हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान इकानमी। और इसमें बेटा हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे इस चैप्टर के MCQs। और MCQs लास्ट जो लेक्चर में आपको सॉल्व करवाए थे, उसके साथ आपको ये भी कोशिश की थी कि उस MCQ की जो पॉसिबल फॉर्म है वो भी आपको इल्म होना चाहिए। और अगर उस MCQ से मुतल्लिक कोई शॉर्ट क्वेश्चन बनता है तो उसका भी आपको इल्म होना चाहिए। तो बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा पहला है कि इंश्योरेंस इज़ ऑफ काइंड। तो इसके हवाले से 2 MCQs हैं। ये यहाँ पे दोनों आपको एक ही वक्त में मैं सॉल्व करके दे देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इसकी डेफिनेशन भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको शॉर्ट में काम है। इंश्योरेंस कंपनी इज एन इंस्टीट्यूट दैट प्रोवाइड द surety of life and property of the public, of the people, against a specific amount that is called premium। कि इंश्योरेंस कंपनी एक ऐसा अदारा होता है जो आवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए की ज़िम्मेदारी उठाता है और उसके बदले उसे एक ख़ास रकम या मखसूस रकम की अदायगी करनी होती है, जिसे प्रीमियम कहा जाता है। एक तो बेटे आपने इसको डिफ़ाइन किया, डेफिनेशन जो है आपने डेफिनेशन चूँकि आपने शॉर्ट में पढ़नी थी, लिहाजा आपको मैंने यहाँ पर बता दी है ताकि वहाँ जब हम पढ़ें तो हमें आसानी हो। अब बेटे, ये इंश्योरेंस कंपनी जो है ये किन 2 चीज़ों की सिक्योरिटी फराहम करती है, एक लाइफ और दूसरा प्रॉपर्टी। ठीक है, जान और माल, ज़िंदगी और जायदाद या प्रॉपर्टी की। तो हम सिर्फ यहाँ पर लिखते हैं कि ऐसा अदारा जो आवाम की जान व माल की
हिफाजत की ज़िम्मेदारी या हाँ है ज़िम्मेदारी उठाता है। आपने ये याद रखना है। अब अगर हम इसको यहाँ पर MCQs, ये इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ पे चूँकि उर्दू में भी आपने इसे इंश्योरेंस कंपनी ही लिखना है। यहाँ से 2 MCQs बेटे बनते हैं। एक MCQ तो ये है कि पहले हम इसके बारे में जानते क्या हैं वो आपको इल्म होना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी जो है ये 2 तरह की जो है ना मतलब है इसकी सूरतें या इसकी अक़साम 2 हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं जी? एक तो ये है कि एक हमारी लाइफ की और दूसरा बेटे है ये प्रॉपर्टी की, जायदाद की। इन 2 चीज़ों की हमें ये जो है वो की ज़िम्मेदारी उठाते, उसकी हिफाजत की, उसके बचाव की। तो क्वेश्चन जो MCQ जहाँ पर आपका बना हुआ है वो ये है कि इंश्योरेंस कंपनी इज़ रिस्पॉन्सिबल, जहाँ पे मैं आपको के आगे ये इसी इंश्योरेंस कंपनी लिखा हुआ यहाँ पे मौजूद रहे। इंश्योरेंस कंपनी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, कि इंश्योरेंस कंपनी की ज़िम्मेदारी होती है। पहला ऑप्शन है बेटा लाइफ ऑफ पीपल, लोगों की ज़िंदगियों। सेकंड ऑप्शन प्रॉपर्टी ऑफ पीपल, लोगों की जायदाद जमाल। थर्ड ऑप्शन है लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपल और एजुकेशन ऑफ पीपल। तो अभी आपको मैंने बताया है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है ये किस चीज़ की ज़मानत फराहम करती है, लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपल। तो सिर्फ लाइफ अगर आंसर जवाब आता है वो भी दुरुस्त नहीं है, और सिर्फ प्रॉपर्टी अगर पूछा जाता है तो वो भी राइट वन ऑप्शन नहीं है। तो राइट वन ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा जिसमें आपको दोनों चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, यानी दोनों आपको बताई हुई होंगी, लाइफ का जिक्र भी होगा और आगे उसके बाद प्रॉपर्टी का जिक्र भी होगा। उसके बाद इसमें जो एक तीसरा ऑप्शन या क्वेश्चन या मालूमात आप कह सकते हैं वो ये है कि पाकिस्तान में जो है वैसे तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज काम करती हैं, लेकिन जो स्टेट लाइफ है एडम जी है, तो इसमें सबसे जो आप कह सकते हैं बड़ा अदारा है, जो डोमिनेटिंग जो इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान का, वो स्टेट लाइफ बनता है। तो क्वेश्चन आपसे अगला जो आप क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन है कि इन पाकिस्तान मोनोपोली ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज़ ऑफ, कि कौन सी वो कंपनी है जो सबसे ज़्यादा मतलब है जिसकी अजारादारी है पाकिस्तान में। तो बेटे जितनी भी पाकिस्तान में इंश्योरेंस कंपनीज काम कर रही हैं उसमें EFQ है, में ये स्टेट लाइफ है, एडम जी है, तो तकाफुल है, और बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं, एजेंसीज काम कर रही हैं। लेकिन इसमें जो सबसे जिसका नेटवर्क सबसे बड़ा है, जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वो स्टेट लाइफ है। तो अगर आंसर जिस तरह से आपसे MCQ जहाँ पूछा गया है कि इन पाकिस्तान मोनोपोली ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज़ ऑफ, पहला ऑप्शन है स्टेट लाइफ, दूसरा ऑप्शन है एडम जी, तीसरा ऑप्शन तकाफुल, और चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। तो इसके लिए बेटा आपका राइट वन ऑप्शन जो बनेगा कि पाकिस्तान में किस कंपनी को जो है किस को अजारादारी है, तो वो बेटा है इंश्योरेंस अपना स्टेट लाइफ, ये आपका आंसर बनता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा, ये MCQs लिटरेसी रेट के हवाले से पूछा गया है, और ये 2017 के पास पेपर में भी ये सवाल पूछा गया है। जी, क्वेश्चन है बेटा कि लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान इज़, लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान इज़,
क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की शरह ख़वानगी क्या है। सवाल है पाकिस्तान की शरह ख़वानगी है, मतलब है शरह ख़वानगी का मतलब होता है लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोगों की तादाद कितनी है पाकिस्तान में। तो इसके लिए बेटा आपके पास जो ऑप्शन है, सॉरी आपको बताना है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2017 के पास पेपर में। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो है ये किस सेंस में और किस तरीके से ये सवाल आपसे पूछा गया है। इसमें बेटे 4 ऑप्शन हैं और पहला ऑप्शन है इसमें 48%, दूसरा ऑप्शन है 58%, तीसरा ऑप्शन 68 और चौथा ऑप्शन है 78। ठीक है, तो हमारी जो लेटेस्ट हमारा जो डेटा है, स्टैटिस्टिकल डेटा, उसके मुताबिक पाकिस्तान का लिटरेसी रेट जो है शरह ख़वानगी वो 58% है। ठीक है, अब ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि ये जो मालूमात आपके पास होती हैं इससे थोड़ा बहुत फ़र्क के साथ, यानी कोई एक फ़िगर बढ़ा के भी पूछा जा सकता है, कम भी पूछा जा सकता है। तो इसमें बेटे आपने ये याद रखना है कि अगर आपसे 57% हो तो भी आपका आंसर दुरुस्त है और 59% भी अगर हो तो इसके भी दुरुस्त होने के अमकानात हैं कि करीब तरीन जो ऑप्शन होगा। अब इस तरीके से जिस तरह ये पूछा गया है कि हमारे पास 58% हम सपोज़ करते हैं कि हमारा ये आंसर है और क्वेश्चन में आपको 57 भी आपको 58 नहीं दिया जाता, 57 दिया जाता है और 59 दिया जाता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो उससे ऊपर वाला जो लिमिट है उसको आपने डिक्लेयर करना है राइट वन ऑप्शन। इस तरह से 58 है, इसके अगर ये 58 नहीं है, सपोज़ करते हैं ये आंसर हमें नहीं दिया हुआ, ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है, हमारे पास ऑप्शन है 57% है और 59% है। तो इसमें से आप जिसको भी टिक करेंगे 59% भी दुरुस्त हो सकता है, 57% भी दुरुस्त हो सकता है। तो इसके लिए जो है आपने याद रखना है कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट शरह ख़वानगी 58% है, 58%। उसके बाद क्वेश्चन है बेटे आपसे एक कि टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान अंडर फॉरेस्ट इज़, कि पाकिस्तान का रकबा ज़ेर जंगलात रकबे का तनासुब है। यहाँ क्वेश्चन आपसे बेटा पूछा जाएगा इन पाकिस्तान अंडर फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया इज़, कि पाकिस्तान में क्वेश्चन है बेटा कि पाकिस्तान में ज़ेरे जंगलात रकबा है, पाकिस्तान में ज़ेरे जंगलात रकबा है, कि पाकिस्तान के कुल रकबे के कितने फ़ीसद रकबे पर जंगलात मौजूद हैं। ऑप्शन है बेटा हमारे पास 4%, पहला ऑप्शन है ये 4%, 4.8%, के बाद 5.8% और 25 to 30%। ये हमारे पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं। पहला है कि पाकिस्तान का 4% रकबा ज़ेरे जंगलात है, 4.8, 5.8,
या 25 से 30% जो है वो पाकिस्तान का रकबा जो है वो ज़ेर जंगलात है। इसमें बेटे हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो ये है कि 4.8%, लेकिन इसके लिए 5% भी आंसर दुरुस्त है। अगर इन दोनों में से अगर 48% भी ऑप्शन में मौजूद है और 5% भी है तो फिर आपने 5% को टिक करना है। अगर 4.8% के साथ 5% भी है तो आप 5% को भी टिक कर सकते हैं, वो भी दुरुस्त जवाब है। और इसके अलावा यहाँ पर एक मालूमात और आपने याद रखनी है कि किसी भी मुल्क के लिए जो रिक्वायर्ड अंडर फॉरेस्ट एरिया होता है वो 25 to 30%। ये आपने साथ याद रखना है कि किसी भी मुल्क में जो तकाज़ा किया जाता है, जो दरकार या होने चाहिए, कितना रकबा किसी मुल्क का कितने फ़ीसद रकबा ज़ेरे जंगलात होना चाहिए, अंडर फॉरेस्ट होना चाहिए, तो बेटे उसके लिए आपने याद रखना है 25 से 30%। किसी भी मुल्क के 25 से 30% रकबा पर जंगलात होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ये तनासब 4.8% या 5% है। तो आपने यहाँ से ये अंदाज़ा लगाना है कि रिक्वायर्ड एरिया कितना है, होना चाहिए, यानी कि जितने रकबे पे जंगलात होने चाहिए वो है 25 से 30%, यानी 25 से 30% रकबा पर जंगलात होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ये तनासब तकरीबन आप कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड से भी जो है वो 5 या 4 गुना कम है। तो किसी भी मुल्क की मईशत में जहाँ पर और बहुत सारे ज़राए होते हैं, बहुत सारे वसाइल होते हैं, उनमें जंगलात का होना यानी जंगलात की मौजूदगी जो है या इसका मतलब है एक मतलूबा तनासब तक होना ये ज़रूरी होता है। उसके बाद बेटे क्वेश्चन है हमसे कि हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी ऑफ लेबर मीन कि ये 2016 में ये पूछा गया है और ये MCQ इस चैप्टर में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बात लेबर फोर्स की हो रही है। लेबर फोर्स क्या होती है, तो लेबर फोर्स के हवाले से आपने ये याद रखना है कि लेबर फोर्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि टोटल साइज़ ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन अ कंट्री इज़ कॉल्ड लेबर फोर्स, कि किसी भी मुल्क में काम करने वाले अफराद की तादाद को, जो उस तनासब को अफरादी क़ुव्वत कहा जाता है। तो उसमें से जो है अब एक होती है मोबिलिटी ऑफ लेबर। तो मोबिलिटी ऑफ लेबर के मुतालिक जो हमसे सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन है बेटे MCQ सॉल्व करने से पहले मोबिलिटी ऑफ लेबर की बात करते। उर्दू में इसे कहा जाता है मेहनत की नकल पजीरी या हरकत पजीरी। मेहनत की नकल पजीरी या इसे हरकत पजीरी भी कहा जाता है। डेफिनेशन बेटे इसकी ये है कि मूवमेंट ऑफ वर्कर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन प्रोफेशन टू अनदर प्रोफेशन, वन रीजन टू अनदर रीजन इज़ कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ लेबर। यानी कि वर्कर की जो मूवमेंट होती है, सिंपली आप इसको ये भी कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ वर्कर्स या लेबर। इसमें इसकी अगर हम अक़साम की बात करें
तो इसकी मोबिलिटी ऑफ लेबर की देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर, या 5 फॉर्म्स ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर। इसमें बेटे एक है जियोग्राफिकल मोबिलिटी, के बाद ऑक्यूपेशनल या प्रोफेशनल मोबिलिटी भी आप इसे कह सकते हैं, के बाद हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, वर्टिकल मोबिलिटी, के बाद बेटे है सोशल मोबिलिटी। ये वर्कर जो है ये 5 सूरतों में मूव करता है। अब जो पहली है ज्योग्राफिकल मोबिलिटी, इसमें प्रोफेसर अपना वर्कर जो है अपनी प्लेस को चेंज करता है, प्लेस को, यानी कि किसी एक जगह पे अगर एक रीजन से दूसरे रीजन में चला जाता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चला जाए, एक रीजन से या प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में चला जाए, तो उसमें जो है वह जोग्राफिया यानी अपनी लोकेशन चेंज करता है। जब वर्कर इस तरह से मूव करे कि किसी एक इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में चला जाए तो उसे जोग्राफिकल मोबिलिटी कहा जाता है। जो बेटे है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, इसमें वो अपना अर्निंग सोर्स चेंज करता है, अर्निंग सोर्स, जिससे हम जो है वो प्रोफेशन भी कहते हैं कि एक वर्कर एक प्रोफेशन में पहले काम कर रहा था, वो प्रोफेशन छोड़ देता है कि और प्रोफेशन में चला जाता है, तो इसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल या प्रोफेशनल मोबिलिटी। उसके बाद जो है बेटे हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, इसमें मूवमेंट उसकी सेम स्केल पे होती है, यानी इस तरह से मूवमेंट होती है कि अगर किसी एक सेक्टर में वो काम कर रहा है तो वो किसी दूसरे में जाता है तो उसी सेम रैंक पे, यानी सेम जो है वो सेम वेजेस भी उसकी वही रहती हैं, सेम वेजेस पे किसी दूसरी जगह पे काम करने चला जाता है। अगर एक वर्कर एक डिपार्टमेंट रहकर 10,000 रुपये सैलरी ले रहा है और किसी दूसरे में जाकर वो 10,000 ही लेता है, तो इसे हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी ऑफ लेबर कहा जाएगा। उसके बाद बेटे है वर्टिकल मोबिलिटी, इसमें उसकी प्रमोशन होती है, यानी वो निचले ओहदे से ऊपर वाले ओहदे में चला जाए या ऊपर वाले ओहदे से डिमोट होके नीचे वाले में ओहदे में आए। इसको प्रमोशन डिमोशन जो होती है इसमें वर्कर की होती है, उसे वर्टिकल मोबिलिटी कहते हैं। जो सोशल मोबिलिटी है इसमें लाइफ इंडेक्स चेंज हो जाता है, लाइफ इंडेक्स, यानी कि जो वर्कर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो चेंज हो जाता है। मसलन कोई एक वर्कर है, वो किसी एक बच्चा है, वो किसी गांव का रहने वाला है, तो वहाँ पर उसका लाइफस्टाइल जो है वो और होता है, वो पढ़ा लिखा होता है, किसी शहर में आता है, किसी बड़े पोश एरिया में रहता है, तो उसका जो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो सोसाइटी जब उसकी चेंज होती है तो उससे सोशल मोबिलिटी कहते हैं। अब सवाल हमसे बेटे पूछा जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी ऑफ लेबर, यानी कि इसके बारे में हमसे ये सवाल पूछा गया है, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी ऑफ लेबर, और ये 2017 के पास पेपर में 2016 में ये सवाल पूछा गया है कि हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी ऑफ लेबर मीन्स कि हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी का क्या मतलब होता है। शिफ्टिंग ऑफ लेबर फ्राम वन वर्क टू अनदर वर्क, कि किसी एक काम को छोड़ के दूसरे काम में चला जाए। दूसरा ऑप्शन है वर्क एट सेम वेजेस, उसी पहले वाली मसावी उजरतों पे काम करें। वर्कर वर्क एट लेस वेजेस, या कम उजरतों पे काम करें, या वर्क एट मोर वेजेस, या पहले से ज़्यादा उजरत पे काम करें। तो बेटा जब वो पहला ऑप्शन में जो लिखा हुआ है कि फ्रॉम वन वर्क टू अनदर वर्क, कि किसी एक काम से दूसरे काम में चला जाए, तो वो तो है ये प्रोफेशनल मोबिलिटी, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी भी इसे कहते हैं। उसके बाद अगर वो लेस वेजेस पे या मोर वेजेस पे जाएगा तो वो वर्टिकल कहलाएंगी, उसकी मूवमेंट जो है प्रमोशन हो जाए, हाई वेज रेट पे चला जाए, या वो डिमोट हो के लेस वेजेस पे आ जाए, तो ये होगी वर्टिकल।
अब सवाल है कि जो हॉरिजेंटल मोबिलिटी है उसमें वो सेम वेजेस पे काम करेगा। तो आंसर बच्चों इसका होगा इस क्वेश्चन का कि वर्क एट सेम वेज, यानी कि पहले वाली उजरत पे उसका काम करना, ये कहलाएगा हॉरिजेंटल मोबिलिटी। उसके बाद क्वेश्चन बेटा है एक लास्ट जो है वो एक ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान इज़ कि पाकिस्तान में पहला 5 साला मंसूबा कब शुरू हुआ था। ये हम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान हमारा एक चैप्टर है, इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह हमने पढ़ना है। उसमें हम जाके डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है ये 1955 अप टू 1960 था। उसके बाद एक क्वेश्चन है बेटा कि पाकिस्तान इज़ ये 2017 के पेपर में आया है। ये सवाल आपने आगाज़ में भी ये किया है, सॉल्व शुरू में भी, कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है। यानी कि जिस तरह मैंने आपको आगाज़ में बताया था कि पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री भी है, डेवलपिंग कंट्री भी है। तो पहला जो MCQ था हमने सॉल्व किया था उसमें पूछा गया था कि पाकिस्तान इज़ बेसिकली एन एग्रीकल्चरल कंट्री, और जहाँ पे सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान इज़ बेसिकली अ डेवलपिंग कंट्री, एक तरक्की पजीर मुल्क है। तो ये बेटे हमारा आज का जो लेक्चर था इसमें हमने इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान इकानमी के MCQs को सॉल्व किया है, और इसमें मैंने कोशिश की है कि एक MCQ जो है वो किस किस सूरत में आपसे पूछा जा सकता है, और ख़ासकर वो जो पास पेपर में आ चुके हैं वो भी हमने इसमें डिस्कस किए हैं। तो बेटे आपने इसे पढ़ना है, और पढ़ने के बाद अगर कहीं भी आपको इसमें कोई मुश्किल पेश आती है तो उसके हल के लिए हम मौजूद हैं। इंशाअल्लाह आपको तसल्ली बख्श जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।